हम लोग अब ये जो आपका वाचन होता है, जैसे वाचन मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक। अब इसमें बोलना का मतलब दो चीज़ें हो गया। क्या हम बोलेंगे तभी वाचन होता है? पढ़ने की विधियों में वाचन का मतलब होता है बोलना, लेकिन पढ़ने की जब विधि में आएंगे तो वाचन का मतलब समझना भी होता है। ठीक। उसमें जैसे एक होता है सस्वर वाचन होता है, एक क्या होता है बताओ? मौन वाचन नहीं होता है? मौन वाचन भी होता है ना, एक सस्वर वाचन होता है। देखिए अगर हम वाचन की बात करें तो वाचन का अर्थ ही होता है बोलना। अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम पढ़ने वाली चीज ही होंगे, हम कोई भी चीज, जब जैसे हमने आपको बताया है कि लिपि का अर्थ क्या होता है? लिखना। लिपि का अर्थ बहुत पूछता है ये सवाल है कि लिपि का अर्थ क्या होता है? तो लिपि का अर्थ होता है लिखना। जब हम किसी भी चीज को लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब लिखने में दो चीजें हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि आज हम लोग इस अक्षर का हमें आपको ज्ञान है, लेकिन पहले अक्षर का ज्ञान तो था नहीं। चित्रात्मक लिपि थी, संकेतात्मक लिपि थी। ठीक। उसके बाद तब जाकर अक्षरात्मक लिपि आई है। तो अगर उस समय जैसे अगर किसी शेर को बना दिया जाए, किसी कुत्ते को बना दिया जाए, तो वो भी क्या था? लिपि थी। क्यों? चित्रात्मक लिपि में जब अक्षर का ज्ञान नहीं था तो लोग पत्थरों पर किसी भी तरीके से जब किसी के बारे में उनको बताना होता था तो उसका चित्र बना देते थे, तो वो भी एक तरीके से लिखना हुआ। तो यहाँ वाचन का अर्थ बोलना होता है। अब अलग की बात है कि आप पढ़ने की चीज़ बोल रहे हैं कि कौन सी चीज़ बोल रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का वाचन, ज्ञान। ठीक। अब होता है कि जब हम लोग पढ़ने की बात करते हैं तो उसमें जो वाचन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सस्वर वाचन होता है, सस्वर वाचन, और दूसरा होता है मौन वाचन। अब दोनों के अर्थ और महत्व के बारे में भी आपको लिखने के लिए आता है कि सस्वर वाचन का क्या महत्व है और मौन वाचन का क्या महत्व है। कभी कभी दोनों में अंतर लिया जाता है कि दोनों में अंतर लिखिए, दो दो पाँच पाँच जो भी आता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम सस्वर वाचन करते हैं तो हम बोल के वाचन करते हैं, अगर हम मौन वाचन करते हैं तो हम अपने मन में पढ़ते हैं। तो कुछ मामले में सस्वर वाचन अच्छा है और कुछ मामले में मौन वाचन अच्छा है। जैसे अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें, अगर हम लोग छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों के लिए सस्वर वाचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो ऐसे पढ़ाई होती थी ना, कोई आता था एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई ना, कैसे कबूतर। तो ये बच्चों में क्या होता है, बच्चों में एक तरीके से इंटरेस्ट पैदा करता है। सारे बच्चे चिल्ला के बोल के जब पढ़ते हैं तो उससे हम लोग सस्वर वाचन होता है। और जब मौन वाचन होता है इसका भी अपना एक महत्व है। मौन वाचन में एकाग्रता बढ़ती है। दूसरा, किसी दूसरे को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। भाई सस्वर वाचन में हम लोग जब बोल के पढ़ते हैं, चिल्ला के पढ़ते हैं, तो बगल वाला क्या होता है? परेशान होता है। लेकिन जब हम मौन वाचन करते हैं तो इसके भी अपने कुछ महत्व हैं। पहले तो ये होता है कि मौन वाचन में एकाग्रता होती है, हम एकाग्र होकर पढ़ते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो शोरगुल का जो एक ध्वनि का वातावरण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो नहीं होता है। तो इस तरीके से जब हम वाचन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सस्वर वाचन क्या होता है और मौन वाचन क्या होता है, दोनों के अपने अलग अलग महत्व होते हैं। लिखिए थोड़ा सा वाचन, हेडिंग डालिए वाचन का अर्थ। टॉपिक का नाम है वाचन। और वाचन का अर्थ हेडिंग रहेगा, लिखिएगा। भाषा के दो रूप हैं, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को
बोला जाता है। किंतु लिखित भाषा को देखकर बोलना या पढ़ना ही वाचन होता है। लुईस के अनुसार, लुईस के अनुसार वाचन एक साधन है, वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा, बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित होता है। तो अच्छी बताओ, हम लोग साधन और साध्य ये लिखा हुआ पाते हैं बहुत ना, साधन और साध्य क्या होता है इसका मतलब? साध्य का मतलब बताओ, साध्य का मतलब क्या होता है? मैं बहुत बार क्लास बता चुका हूँ, बताया हूँ ना, याद अभी बताओ साध्य का मतलब क्या होता है? नया तो बताओ स्वाति। लक्ष्य। इतनी आसान चीजें तुम लोग को नहीं याद रहेगा, बैठो सर। देखो ये हमेशा दोनों शब्द एक साथ ही आते हैं। अभी यहाँ पे साधन आया है, तो ये कह क्या रहा है कि जो वाचन है एक तरीके से साधन है, ठीक, जो व्यक्तित्व के विकास या मानवता के विकास या शिक्षा की जो ज्ञान राशि है उसको प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम लक्ष्य की बात करें, हमने आपको एक बात बहुत छोटा उदाहरण बताया था आसान तरीके से कि अगर आपको हनुमानगंज जाना है तो ये आपका क्या हो गया? साध्य हो गया। आपका लक्ष्य है कि आपको कहाँ जाना है? हनुमानगंज जाना है, इलाहाबाद जाना है। तो अब इलाहाबाद जाने के लिए किसी न किसी साधन का आप प्रयोग करेंगे, ठीक। या इसी तरीके से कि जब हमें, जैसे आपको डीएलएड करना है, आपको डीएलएड करना है, ये आपका क्या है? लक्ष्य है। तो डीएलएड करना आपका लक्ष्य है, तो ऐसे तो है नहीं कि आप अपने यहाँ से घर से पैसा लेके आएंगे, यहाँ से डीएलएड में मार्कशीट लेके चले जाएंगे। ऐसा संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम लोग एक शासन के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें डीएलएड करने के लिए क्या प्रोसेस करना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले आप रजिस्ट्रेशन होता है, फिर काउंसलिंग होती है, फिर एडमिशन होता है, फिर जाकर के आपकी टीचिंग होती है, प्रैक्टिकल होता है, परीक्षा होती है। इतने साधन हो गए। इतने साधन से आप मतलब 4 सेमेस्टर या 2 साल तक इतने साधन का आप प्रयोग करेंगे, तब जाकर के आपका जो लक्ष्य है डीएलएड को पूरा करना या बीटीसी को पूरा करना, तब जाकर ये आपका साधन पूरा होगा।
ठीक, ये भूलना नहीं है। साधन मतलब होता है सीधी सी बात है ना, जब हम किसी लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में जिन जिन साधनों का प्रयोग होता है, जिन जिन चरण का हम प्रयोग करते हैं, उसी को साधन कहते हैं। ठीक, और ये आप जैसे अभी हमने आपको पढ़ाया था उस दिन कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक, तो जिंदगी का, जीवन का जो लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें वो जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इन 3 आश्रम से गुजर के हम जाएंगे, तब जाकर के हम संन्यास आश्रम, मतलब क्या होता है, मोह माया खत्म हो जाता है, तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तो उसमें कभी कभी आता है कि मोक्ष क्या है, मोक्ष एक साध्य है। ये सवाल आता है कि गृहस्थ आश्रम क्या है, साधन है कि साध्य है। देखो, हम जो बताते हैं आपको, वानप्रस्थ पूछ देगा कि साधन है कि साध्य है, ब्रह्मचर्य क्या है, साधन है कि साध्य है, तो ये तीनों क्या है, साधन है। लेकिन जब संन्यास आश्रम की बात आएगी या मोक्ष की बात आएगी, तब क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। क्योंकि संन्यास को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें बताया गया है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ से होकर तभी आप संन्यास में जाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ ना, ये भूलना नहीं है। आगे देखिए, पैराग्राफ छोड़ दीजिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि, आगे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लिपि को समझकर, लिपि को समझकर पढ़ना, बोलना, पठन और वाचन करना को ही, वाचन करना को ही वाचन कहा जाता है। कभी कभी गांव में जैसे जो बिना मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो उनको भी कहा जाता है कि वाचन करिए। ठीक, मतलब हम सुनने को तैयार हैं। तो बोलना, पठन करना, वाचन करना, ये सब किस में आ जाएगा, वाचन में आ जाएगा। किसको, लिपि को, लिखी हुई चीज को। लिपि का मतलब, अगर हम लिपि बोलेंगे तो लिपि में सब कुछ आ गया, अक्षरात्मक भी आ गया, वर्णात्मक भी आ गया और चित्रात्मक भी आ गया। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, वाचन। अगले डालिए, वाचन के उद्देश्य। वाचन के उद्देश्य। कल लिखने में इतनी दिक्कत हो रही, तुम लोग कह रहे थे सर आज आप परेशान हो रहे हैं, कल ही मैं इसे समस्या का निराकरण करा दिया। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। वाचन का उद्देश्य नंबर 1 को लिखिए, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि पढ़कर उसके भाव ठीक ठाक समझ सकें। नंबर 2,
वाचन के द्वारा, वाचन के द्वारा बच्चों से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। अगला, वाचन के समय स्वरों के उतार चढ़ाव और विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। अगला, आत्मसात किए गए विषय को, आत्मसात किए गए विषय को बालक क्या लिखें? बालक दूसरों से भी समझ सके, दूसरों से भी समझ सके, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए, उसमें ऐसी योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए। कुछ आत्मसात मुझे लगता है आपको कम समझ आ रहा है। ठीक, इसका नाम सुने नहीं? बताओ भाई, थोड़ा कठिन शब्द लेते चलो साथ में। अंजलि, इसका नाम सुनी हो? है? नहीं बताओ, मतलब नाम सुनी हो या इसका देखी हो कभी? ठीक है, हम बता रहे हैं आपको। तो ये आत्मसात का मतलब होता है कि किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, हूबहू प्राप्त कर लेना। जैसे उदाहरण आपको बताते हैं कि जैसे जब हम लोग किसी की नकल करते हैं या जिसको हम लोग अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप हमको मान लें, हम आपको मान लें। तो जब हम लोग जैसे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे नहीं हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमारी सारी चीज़ों को, सारे गुणों को जब आप अपने अंदर समाहित कर लेंगे, बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है आत्मसात करना। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कि ये हुआ क्या था कि ये कल्चर के ऊपर आया था कि कभी कभी जब दो संस्कृति के लोग एक साथ मिलते थे तो उनमें तालमेल नहीं हो पाता था। भाई आपका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो लेकिन अब उसमें जाहिर सी बात है कि आपका कल्चर आपके लिए अच्छा है, हमारा कल्चर हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों कल्चर में एक अच्छा कल्चर होगा, एक बुरा होगा। तो जो कल्चर अच्छा है, जो कल्चर, जैसे अभी हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग अमेरिका चले जाते तो बहुत अच्छे तरीके की लाइफ स्टाइल जीते ना। अफ्रीका वाले ये सोचते हो कि हम लोग इंडिया चले जाते तो वहाँ ठीक ठाक रहते। इसमें नेपाल वाले ये सोच रहे होते कि कोई बॉर्डर खुल जाता, हम लोग भारत पहुँच जाते तो सुकून हो जाता ना, क्योंकि अभी नेपाल में क्या चल रहा है, पूरा एकदम तंग समझ चल रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई संस्कृति किसी उच्च संस्कृति के का अनुसरण करती है, उसको जो अच्छा लगता है उसको लेने का प्रयास करती है, तो उसी के जैसा वह तौर तरीका, रहन सहन, तीज त्योहार, परंपराओं को क्या करती है, मानने लगती है। ठीक, तो मानने लगती है तो धीरे धीरे होता क्या है कि कुछ दिन के बाद या लगभग एक आध पीढ़ी के बाद होता क्या है कि छोटी वाली संस्कृति ऊपर वाली संस्कृति में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, मिल जाती है। मतलब हूबहू उस संस्कृति की चीज़ों को क्या करती है, ग्रहण कर लेती है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, आत्मसात। तो यहाँ पर बच्चों के लिए आत्मसात शब्द का मतलब ये है
कि बच्चों से वाचन ऐसे कराइए कि बच्चे जिस विषय को पढ़ते हैं पूरा उनको आत्मसात हो जाए, ठीक है, ग्रहण कर ले। अब उसको आप याद करना भी कर सकती हो, ग्रहण करना भी कर सकती हो और प्राप्त करना भी कर सकते हैं, ठीक, ये होता है। आगे देखिए, बालकों में अगली पॉइंट रहेगी, बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि, ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वे पाठ का वाचन इस तरह कर सके कि सुनने वाला उसे सरलता से समझ सके। अगला, बालकों में त्वरित गति से वाचन करने का अभ्यास कराना चाहिए। अगला, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त छात्र कहानियों, कविताओं, नाटकों, उपन्यासों तथा समाचार पत्र को पढ़ने में रुचि लें, ताकि मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अब देखिए यहाँ पे कहानियाँ, उपन्यास, नाटक ये सब आया है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें कि हिंदी की कितनी विधाएं होती हैं, दो, काव्य और गद्य द्वैत होता है ना। जैसे एक क्या होता है, काव्य होता है और दूसरा क्या होता है, गद्य होता है। स्वाति बात बताओ, ठीक है, काव्य में कविता आ गई, गद्य में क्या क्या आएगा? जैसे ये आता है 1 नंबर में लिखने के लिए आएगा, गद्य की विधाओं के नाम लिखो। हमने आपको बताया है कम से कम 8-9 है, जिसमें 5 और 6 तो बहुत प्रसिद्ध हैं, 2-3 हो सकता है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। बताओ सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक।
और बढ़िया। मैं तुम बताओ, इसके आगे तुम बताओ, इन तीनों के अलावा तुम बताओ। तुम बताओ प्राची, यही बताना है। बैठे लो, बैठो सर। पत्र निबंध और बैठो, सब लोग बैठे। देखिए, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब बोले थे ना आपको। इतनी चीजें आएंगी, और भी एक आध छोटी मोटी होगी। डायरी, फिर से सुन लो, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, ये चार तो बिल्कुल प्रसिद्ध और फेमस है। ये इन चारों के नाम तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। उसके बाद जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण, लगभग 9-10 है। ठीक, तो ये गद्य की विधाएं हैं। तो इसमें तो ठीक है, कविता, काव्य में सिर्फ एक आ गया कविता, और इस गद्य में इतनी विधाएं आती हैं। तो उनको पता है कि काव्य का मतलब कविता होता है, तो ये नहीं कहेंगे कि आप काव्य की विधाएं लिखो। वो अगर सवाल पूछ देता है कि हिंदी काव्य, हिंदी कविता की, सॉरी हिंदी साहित्य की कितनी विधाएं हैं, तो आप बताएंगे 2, और कहेगा कि गद्य की विधाओं के आप नाम लिखो। तो बस यही, अगर तीनों लोग एक साथ पढ़ गई अगर, तो 3 तुमको भी आ रहा है, 3 तुमको भी आ रहा है, 3 तुमको भी आ रहा है। तो यही 3 अगर अलग अलग आता तो 9 हो जाता, लेकिन 3 ही आ रहा है तो 3 ही लिख पाओगे। हम लोग एक बार गए थे उत्तराखंड में, तो पेपर देने हम लोग पूरा आगे पीछे बिल्कुल चेक करा लिए थे, मतलब फॉर्म लग गया था। तो उसमें ऐसा मामला हुआ कि 7 लोग थे, जो सवाल आ रहा था 7 को आ रहा था, जो नहीं आ रहा था 7 को नहीं आ रहा था, और 7 के 7 लोग फेल हुए। समझो मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहे हैं कि फायदा कब होगा, जब 3 आपको अलग आ रहा हो, 3 उनको अलग आ रहा हो, तब तो 3 3 का 9 पूरा हो गया। लेकिन वही 3 आपको भी आ रहा है, वही 3 उनको भी आ रहा है, तो फिर ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग वहाँ से वापस चले जाए। ठीक, तो याद रखना इसको। देखो, हम आपको इसलिए बार बार बताते हैं कि जो चीज़ें पूछ सकती है, इसमें आपको कुछ नहीं लगना है। अब अलग से तो आप इसको पढ़ोगे नहीं, तो जितना हम बता दे रहे हैं, अगर यही आपके दिमाग में रहेगा तो आप लिख ले जाएंगे। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये 4 तो महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, ठीक, डायरी, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत में क्या लिखा जाता है? हाँ, जब कहीं आप टूर पे जाते हैं उसके बारे में जो लिखते पढ़ते हैं। जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है अंजलि, तुम बताओ। जीवनी और आत्मकथा, ठीक ना, देखो ये बहुत बड़ा अंतर है ये। जब वही व्यक्ति किसी दूसरी का लिखता है, दूसरे के बारे में लिखता है, तो उसे जीवनी कहते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो अपने बारे में लिखता है तो उससे क्या कहते हैं? आत्मकथा। इन दोनों में अंतर बहुत पूछता है। यही जो मेन अंतर जानने के लिए कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं, ये जब देखिए उसमें होगा क्या कि आप जब एग्जाम देंगे, ठीक है, पैटर्न आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव हिंदी के। अभी मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, चूँकि 25 नंबर का ही है ये। 5 ऑब्जेक्टिव आएगा और 6 आएगा 1-1 नंबर का। कितना हो गया? 6 5 11। और जो 6 क्वेश्चन आएगा वो 2-2 नंबर का आएगा, नहीं 7 लघुत्तरी आएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 और 11 25 नंबर हो गया। तो ठीक, तो इतने में अगर 1-1 नंबर में बहुत, 1 नंबर में आपको जरूर लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना, जिससे उसे कहते हैं अति लघुत्तरी। अब अति लघुत्तरी में अगर वो कह दिया कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो आप उतना ही तो लिखेंगे, एक ही शब्द तो लिखेंगे ना, 18 ही लिखेंगे। अब उसमें क्या लिखेंगे कि अच्छा इस समय मुख्यमंत्री बाबा योगी जी हैं, ठीक, प्रधानमंत्री ये हैं वो हैं, उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं, हमारे जिले का नाम ये है, लेकिन मैं अपने गाँव में नहीं रहता हूँ, मैं इलाहाबाद रहता हूँ, ठीक, इतना करके हमारे यहाँ इतने मंडल हैं। ऐसे लिखेंगे आप? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक लाइन में कम से कम जवाब देकर हट देना है। जैसे उसमें रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा कम से कम 20 शब्द, लेकिन सारे सवाल में 20 शब्द आप नहीं लिखेंगे। जब इसमें आप कैसे 20 शब्द लिखेंगे बताइए, क्या मतलब है लिखने का? कुछ ऐसे सवाल आएंगे जैसे कि पूछ दिया कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, तो आप इसको 20 शब्द लिख सकते हैं।
सी परिभाषा लिखो, 2-4 उदाहरण लिख दो, 20 शब्द हो गए। लेकिन अगर इस तरह का सवाल पूछ दिया तो अति लघु उत्तरी में एक शब्द एक लाइन ही पर्याप्त है। डिपेंड ये करता है कि सवाल किस तरीके का है। लेकिन जब वो 2 नंबर के सवाल में आ पाएंगे तो आप मान के चलना कि कम से कम आधा पेज आपको लिखना पड़ेगा। 50 शब्द रहता है तो 50 से 45, 55, 5-10 कम, 5-10 ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा लेकिन लिखना। अब ये ना हो कि कोई टॉपिक आपको अच्छी आ रही है, आँख बंद कर ले, लिखते चलेंगे आप 1 पेज 1.5 पेज, तो आगे मामला स्टार्ट हो जाएगा। यही एग्जाम के तरीके हम आपको बता रहे हैं। और बाकी एक पेपर जब आप लोग दे लेंगे ना, खुद ही सोचेंगे सब हवा है, सर जो बता रहे तो डर सब खत्म हो जाएगा। एक पेपर की दिक्कत रखिए। ठीक, आगे लिखिए। हेडी डालिए, वाचन का महत्व। वाचन का महत्व हमारी शुभकामना बिल्कुल यही रहेगी। मतलब जो सब निकल रहा है वो भी, और अंदर से भी मैं यही चाह रहा हूँ कि आप जितने लोग आते हो, ठीक है, नहीं आते हो बिल्कुल आइए। आप 2 से 4 क्लास में तो आइए। जो लोग नहीं आए हैं, क्यों, जो लोग नहीं आए वो आप आने वाले में शामिल हो, तो जो लोग आते हैं वो पास हो जाए। बताओ अंजलि, महत्व क्या लिखा गया है? ये क्या लिखा गया बताओ? हाँ बताओ। महत्व सही है, कैसे होता? तमें भी ऐसे, ठीक, बैठ सकते। देखो हमारा पूछ से पढ़ाने की बहुत आता है। हमको जो नहीं आता तुम मुझसे ऐसे पूछ के मुझे भी आ जाता है। तो इसका मतलब हमें नहीं आ रहा था और तुम बता दिए तो ये क्या है। देखिए अब बात इसकी आती है, हम बार बार क्यों आपको बताते हैं, ठीक है। ऐसे हेडिंग में अगर आप महत्व जैसे हम पहले लिखे थे वैसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, वो महत्व ही माना जाएगा। लेकिन जब वो पूछेगा ऑब्जेक्टिव सवाल में, मतलब वो विकल्प में पूछ देगा शुद्ध क्या है, ठीक है, शुद्ध शुद्ध जब पूछेगा तो पहले वाला महत्व गलत हो जाएगा, फिर ये वाला महत्व सही होगा। इसलिए आप लोग लिखने की भी आदत इसी को डालिए, ठीक ना। और हम देखो कम से कम 20 बार आपको बताए हैं, और जो सामने जब आता है जो महत्वपूर्ण होता है, जिस पे हम ज़्यादा बात करते हैं, आप समझ जाया करिए कि कहीं कहीं आने वाला है। तो इस तरीके से ये जो महत्व है हम लोग किताबों में कैसे लिखा पढ़ा पाते हैं, जैसे अभी हम पहले लिखे थे, एक ही आधा तर रहता है, हम भी वैसे लिखते हैं। लेकिन जब बात शुद्ध अशुद्ध की आएगी तो जब वो आपका गलत कर देगा तब आप ये नहीं कहेंगे सर सारी किताब में तो यही मिलता है, हम भी यही लिखते हैं, तो कहेगा ये नहीं है, ठीक। आप क्या लिखते हैं क्या, हमसे उससे मतलब नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से, हिंदी में जो व्याकरण चलता है उसके दृष्टि से हम पूछ रहे हैं, और उसकी नज़र से, उसके हिसाब से ये वाला महत्व सही है। लिखिए, वाचन एक कला है। वाचन एक कला है। और इस कला में निपुण होने के लिए, इस कला में निपुण होने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। मतलब अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता, वाचन की योग्यता न रखने वाला व्यक्ति समाज की संस्कृति का महत्व संस्कृति का आनंद, महत्व नहीं, संस्कृति का आनंद नहीं ले सकता।
कहानी, निबंध, नाटक, इन सब का आनंद वही ले सकता है, इन सब का आनंद वही ले सकता है जो स्वयं पढ़ना जानता हो। पढ़ना जानता हो। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करिए। पढ़ना और वाचन में, पढ़ना और वाचन में थोड़ा सा अंतर है। वाचन में शुद्धता, अस्पष्टता, शुद्धता, अस्पष्टता और प्रभाव पढ़ने से अधिक होता है, पढ़ने से अधिक होता है। कभी कभी हम दूसरे का वाचन सुनकर हंस पड़ते हैं और तालियां भी बजाते हैं। इसका मतलब समझ में आया? ये कह रहा है कि पढ़ना और वाचन दोनों एक तरीके से दोनों एक ही, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पढ़ना मतलब कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, ठीक, अकेले में पढ़ रहे हैं तो उसकी शुद्धता और अस्पष्टता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप किसी चीज़ का वाचन कर रहे हैं, जैसे वाचन मतलब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसमें शब्दों की शुद्धता और अस्पष्टता पर विशेष ध्यान रहता है, पढ़ने वालों का भी और पढ़ाने वालों का भी, और इसका प्रभाव भी अधिक होता है। भाई हम जो चीज़ आपको पढ़ाएंगे, अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हैं तो जो हम पढ़ाएंगे वही आप सही मान लेंगे, तो प्रभाव इसका ज़्यादा होगा। तो अगर हम गलत पढ़ा देंगे तो गलत चला जाएगा। जैसे समझिए कि पहले जब मैं इसको पढ़ा रहा था आप लोग को, सबको, मतलब तुम्हारे नहीं, जो 18 बजे से जब ये क्लास चला है यहाँ पे BTC में, जब मैं इस चीज़ को या 10-12 ऐसे शुद्ध शब्द को बताया तो लोग हमें कहेंगे अरे सर ये कहाँ होता है, किताबों तो यही मिलता है। बात समझो हमारा? तो लोगों को विश्वास भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब वो लोग किताबों को देखे या जैसे भी तुमको विश्वास हुआ, भरोसा हुआ, नहीं सब जो पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है कि जब हम 1 से 12 तक पढ़ के चले जाए, हम ऐसे इसी महत्व को जानते हैं, ठीक। तो अगर हम कोई अचानक आपको बताएगा नहीं ये वाला महत्व नहीं, ये वाला महत्व है, तो आप कहेंगे अरे 1 से 12 तक तो हम यही पढ़ते आए हैं, ये कहाँ से नया बता रहे हैं ना। तो लेकिन धीरे धीरे जब आपको विश्वास हो जाएगा तो उसका प्रभाव, तो वाचन को की जो शुद्धता होती है, अस्पष्टता होती है, जो प्रभाव होता है वो पढ़ने से ज़्यादा होता है। कल हमने आपको एक उदाहरण बताया था कि ऊपर जो प्रभाव हो रहा था ना, एक तो वो था। अब सोचो, आप मेरी बात समझो कि ये शब्द जो 2-3 कल मैंने आपको बताया था वो कितना गलत है। अगर चलिए हम आपको वेरीफाई कर दिए, ठीक है, अगर हम लोग जो सुनते हैं तो इसका मतलब कि हम जब सुनेंगे तो हम भी वही जानेंगे,
और उसके बीच अब एक चीज़ और हमने आपको बताया, अस्पष्टता। बीच बीच में जो शायरी बोली जा रही थी किसी के द्वारा ना, स्वत याद है, वो न सुर था न लय ताल, कुछ नहीं था, जैसे जोड़ घटाना करके रुक रुक के जैसे कोई चीज़ जब बोली जाती है तो भाई देखिए, कविता का एक सुर और ताल होता है, लय होता है। गद्य में सुर ताल लय नहीं होता है उसमें, इसीलिए कविता में आप देखेंगे कहीं पूर्ण विराम चिन्हों का महत्व कम होता है, लेकिन गद्य में उसका महत्व अधिक होता है। तो जब हम कोई शायरी बोलते हैं, गाना बोलते हैं, कविता बोलते हैं, उसमें सुर ताल लय का होना बहुत जरूरी होता है। तो जो शायरी बोली जा रही थी, ना सुर था, ना लय थे, ना ताल था, तो ये क्या है, ये आप वाचन कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत तरीके से जा रहा है। ये चीज़ अगर आप अकेले में करेंगे, पढ़ के करेंगे, तो उसका असर और प्रभाव उतना नहीं होगा। लेकिन जब वाचन में वाचन जब चार लोग के बीच में आप आएंगे, किसी की स्पीच देंगे, बोलेंगे, तो उसमें स्पष्टता और शुद्धता अधिक होनी चाहिए। इसलिए इन दोनों चीज़ें तो एक ही है, हम पढ़ रहे हैं वो भी वाचन है, लेकिन हम वाचन कर रहे हैं वो भी वाचन है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि पढ़ने में उतनी चीज़ें नहीं देखी जाती, लेकिन जब आप वाचन करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि आप शुद्ध बोल रहे हैं कि नहीं, आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, और आपके बोलने का जो प्रभाव है। भाई आप बताएंगे ना कि कुछ लोग को आप देखे होंगे जब एंकरिंग करते हैं तो किसी को उठने नहीं देते हैं, 2-2, 3-3 घंटे तक, मतलब उसमें हंसी चुटकुले दुनिया भर की चीज़ें लोग बातें। कुछ लोग आते हैं जैसे माइक पकड़ते हैं 2 से 5 मिनट बाद लोग उठ के पानी पीने के पानी निकल लेते हैं धीरे से, ठीक है। तो जैसे तुम लोग उस दिन कही नहीं कि सर हम लोग जाना है कोचिंग करने, कोचिंग पढ़ाना, हम कहे ठीक है चलिए, लेकिन तुम लोग बहाना कर गए थे, मुझे पता था, एक आध लोग का काम था, बाकी लोग आप लोग गई थी, ठीक। तो कुल मिलाकर के पानी पीने का जो बहाना होता है, तो ये लगता है कि मन नहीं लग रहा कैसे उठे, तो सर से बोले पानी पीना है, ठीक। तो हमारा बताने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें आती हैं वाचन में, शुद्धता, स्पष्टता और प्रभाव अधिक होना चाहिए। तो ये इसके महत्व में आएगा कि जब हम अगर बात करते हैं कि क्या पढ़ना, जैसे हमने बताया ना कि वाचन में पढ़ना भी आएगा, बोलना भी आएगा, वाचन भी आएगा, तो इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। तो जो वाचन का महत्व होगा, इसमें ये 3 चीज़ें जरूर आएंगी, स्पष्टता होगा, शुद्धता होगी और इसके प्रभाव अधिक होंगे, ठीक। आगे लिखिए। देखिए, सुवाचन के बिना, सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा, ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। वाचन आजीवन आपका साथी है। आप अकेले घर में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं, ऐसे समय में वाचन महत्वपूर्ण साथ निभाता है। महत्वपूर्ण साथ निभाता है।
ये सही बात है? ये सही बात है? आज के समय में ये सही बात है कि जब आप अकेले होते हैं, बीमार होते हैं, रास्ते में जाते हैं, तो वाचन ही आपका सबसे अच्छा साथी होता है? बताओ। नहीं। ये तब की बात है जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं था। आप जितने लोग बैठे हो, ना आपने कभी उपन्यास पढ़ा है, ना तो आपने कभी कहानी पढ़ी है। पढ़ी मतलब अगर एक आध लोग पढ़े तो मतलब मेरा यहाँ कहने मतलब ये है, जितना आप मोबाइल चलाएं उतनी कहानी नहीं पढ़ेंगे। हमारा कहने की मतलब है, ठीक है। तो ये जो बातें लिखी गई हैं, तो अभी फिर जब किताब छपेगी तो मोबाइल का इसमें आ जाएगा, अभी तो नहीं आया है। पहले क्या था कि लोग जब, सही बात है कि अब आपको नहीं पता होगा, हम लोग छोटे छोटे थे, जब इतने मोबाइलें नहीं थी, तो हम लोग जाते थे जब ट्रेन वगैरह में, तो वहाँ पर कहानी की किताबें पतली पतली 10 रुपये 5 रुपये मिलती थी। एक सरस शरीर आती थी, एक इंडिया वो करके आती। तो ये स्टेशन पे ये पत्रिकाएं बेची जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो 10 घंटा सफर में जा रहे हैं वो लोग खरीदते थे और ट्रेन में पढ़ते भी जाते थे, ठीक। लेकिन आज कोई नहीं पढ़ता है। आज ना 10 रुपये लेने की ज़रूरत है, ना तो पढ़ने की ज़रूरत है। मोबाइल में रील्स आ गए हैं, यूट्यूब है, सबसे बड़ा साथी खुद है। बस जितना कि पैसा लगा करके आप इंडिया टुडे लेंगे, सरस शरीर लेंगे, 2 GB नेट करा लीजिए, ठीक। सुबह से शाम से आप चलाइए, सुबह तक आपको जहाँ जाना पहुँच जाएंगे। लेकिन ये तो एक विकल्प की बात हो गई। पहले लोग करते क्या थे कि जब कहानी, नाटक, उपन्यास, ये तीनों चीज़ें ज्ञानवर्धक चीज़ें होती थी। आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो जो शब्द, जैसे बोलने के लिए शब्द बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ आप भी बोल लोगे, लेकिन हमारे यहाँ में अभी थोड़ा सा अंतर है। अभी हमारे पास जितने शब्द हैं उतने शब्द आपके पास नहीं है। थोड़ा सा जब आप और पढ़ लेंगे तो आप भी ऐसे बोलेंगे। बोलने के लिए शब्द का होना बहुत ज़रूरी है। और शब्द कब आएंगे? जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे। इसीलिए लोग नाटक, उपन्यास, कहानी पढ़ते थे, उसमें अच्छे अच्छे शब्द आते थे। वो ऑटोमेटिक मतलब वो आपके सीक्वेंस बनते चले जाते हैं। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम लोग खुद नहीं पढ़ते हैं। पहले कभी जब एग्ज़ाम के टाइम पढ़ा करते थे, जब उस टाइप का एग्ज़ाम होता था कि नहीं ये पढ़ना ज़रूरी है तब, नहीं तो टाइम पास करने के लिए ना कभी कोई कहानी पढ़ता है ना उपन्यास पढ़ता है। लेकिन ये जो बातें लिखी गई हैं ये सही लिखी गई हैं कि एक समय था जब व्यक्ति जब अकेला होता था, जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, ना टीवी था, ना मोबाइल था, ना रेडियो था, कुछ नहीं था। रेडियो तो मान लो ठीक है, वो टाइम पे आता था। तो टाइम पास करने पर मजबूरी में नींद नहीं आ रही है, लाओ कुछ पढ़ लेते हैं। अभी नींद नहीं आ रही है, लगाओ फेसबुक। और जैसे फेसबुक खुला कि 5 मिनट देखना है, 10 मिनट देखना है, 1 घंटा कब बीत गया, 2 घंटा कब बीत गया, पता नहीं लगता ना। तो ये चीज़ें बदल गई हैं। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि जो सुवाचन होता है ये आपके अकेलेपन का, आपके यात्रा में, आपके बीमार होने में ये आपका साथी होता है। आपको अकेलापन दूर करता है। आप जब अकेले में होते हैं तो जब आप अच्छा पढ़ने का काम करते हैं तो ये नाटक, उपन्यास पढ़ते हैं तो आपका क्या होता है, टाइम पास होता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वाचन का जो महत्व होता है, एक तो आपको स्पष्ट ज्ञान कराता है, ठीक है, शुद्धता की बात करता है, आपके प्रभाव को जमाता है, और दूसरे क्या होता है, खाली टाइम पे ये आपका मुख्य साथी होता है। और करता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई नाटक, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं, इससे 2 चीज़ें होती है। तो हमारा टाइम पास भी होता है और दूसरा हमारे पास ज्ञान भी अर्जित होता है। पैराग्राफ शुरू करिए। उपर्युक्त देखिए इसमें भी एक मामला आता है, बताया ना आप लोग को। किताबों में दोनों लिखा रहता है, उपरोक्त और उपर्युक्त। साथ इसमें कौन सही है? अगर शुद्ध की हम बात करें, किताबों में लिखा रहता है ना उपरोक्त और उपर्युक्त दोनों लिखा रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये लिखा रहता है। ये गलत है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। उपर्युक्त मतलब, उपर्युक्त मतलब होता है जो ऊपर लिखा हुआ है, ये तो अलग की बात हो गई। ये शब्द भी बहुत आता है, लेकिन किताबों में हम लोग अधिकतर क्या पाते हैं, उपरोक्त।
उपरोक्त ही मिलता है, ठीक है, उपर्युक्त मिलता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में उपर्युक्त ही पाया जाता है। लेकिन ये शुद्ध, अगर हम लोग शुद्ध अशुद्ध की बात करेंगे तो ये ऊपर वाला गलत है और ये सही है। लिखिए, उपर्युक्त विवरण से वाचन का महत्व स्पष्ट है। कल एक लोग हमको फ़ोन किए और वो MA BEd सब किए हैं। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, तो कहे कि भैया इलाहाबाद में ये वाला अस्पताल कहाँ है, ये वाला अस्पताल। सोचो मेरी बात, आप समझो, अस्पताल को अस्पताल, मतलब देखो मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, तो शुद्ध क्या होता है, ठीक। अब वो MA और BEd है, लेकिन देखो होता क्या है कि जब तक आप अपने शिक्षित होने का प्रसार नहीं करेंगे, जैसे आप BA MA कर लिए, कुछ नहीं, BTC हो गया, जाओ खाना बनाओ, बर्तन धो लो, घर में पड़े रहो, तो बस जितना मैं पढ़ाया उतना ही आपको ज्ञान होगा, ठीक। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि, देखिए नौकरी तो एक अलग चीज़ है, नौकरी तो ठीक है सबका उद्देश्य है, लेकिन अगर जिसको नौकरी नहीं मिल रहा, क्या वो शिक्षित नहीं है? अब उस शिक्षा का जो, अब वो व्यक्ति, ठीक है, अब चाहे उसके आप शिक्षा कह लीजिए, चाहे कह लीजिए कि MA BEd करने के बाद गाँव में ही रह गया, तो मुझे बड़ा, मैं काफ़ी देर तक सोचा इस बात को कि अगर कोई व्यक्ति MA किया हुआ हो, BA किया हुआ, अगर अस्पताल को अस्पताल, जैसे गाँव की महिलाएं अस्पताल बोलती हैं, गाँव की जो बुढ़ी महिलाएं हैं वो अस्पताल बोलती हैं, आज भी बोलती हैं, तुम्हारे नहीं बोलती हैं, अच्छी पढ़ी लिखी सब होगी, ठीक है। तो लेकिन कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जैसे BA MA कर लिया है, नहीं तो वो ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, ठीक है, हाँ, लेकिन हमारी जो माता जी हैं वो भी यही बोलती हैं, ठीक भाई, अब 90-92 साल की हैं, तो वो अस्पताल ही बोलती हैं, और ठीक है, वो बोलती है, हम लोग समझ जाते हैं कि अस्पताल हो गया, ठीक। तो हम जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे जब हम लोग किसी अपने ज्ञान का प्रसार नहीं कर पाएंगे, सीमित हो जाएंगे, गांव में ही रह जाएंगे, तो हमारे पास जितना ज्ञान है उतने पे ही ज्ञान हमारा रुक जाएगा। जो हमारा ज्ञान है, हमारा ज्ञान उतने, देखिए शिक्षा ज्ञान अर्जित करने के लिए जरूरी नहीं कि आप स्कूल ही आए, किताब ही पढ़ें, आपका लोगों से मिलना जुलना भी बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग देखे होंगे चौराहे पर जाते हैं चाय पीने शाम को, और बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो अखबार पढ़ के उनके पास पूरे राजनीति की जानकारी हमसे आपसे अधिक है। हमसे आपसे अधिक मतलब कि आप BTC हैं, वो 5 तक पढ़े हैं, तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति किसको देता है, शपथ कौन दिलवाता है, आपको ज़्यादा आना चाहिए, उनको कम आना चाहिए, लेकिन उनको ज़्यादा आता है, आपको कम आता है, ठीक। क्यों? क्योंकि रोज अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, और राजनीति की चीज़ें रोज पढ़ते हैं, डेली उसमें आता है, अच्छा आज ये वाला नेता गया, अच्छा तो उपचुनाव होगा, अच्छा उपचुनाव में ये होता है, अच्छा ये चुन के गया तो ये इनको शपथ दिलवा रहा है, अच्छा ये वाला नेता त्यागपत्र दे दिया, किसको दिया, इनको दिया। तो क्या होता है, धीरे धीरे जब आप चीज़ों से जुड़े रहेंगे तो वो व्यक्ति यही है, BA MA BEd करके बिल्कुल गांव में ही, कहीं आता जाता नहीं है, तो पढ़ाई पीरियड में ही वो अस्पताल को रट डाला है, इसीलिए वो अस्पताल ही बोला। तो हमारी ये बड़ी खराब आदत है, हमने टोका, मैं तुरंत टोका, मैं उसको भी उस ऊपर टोका था, लेकिन वो सुन नहीं पाया था। हमने उसको बुलाया, हमने कहा कि स्टेट नहीं स्टेज बोलो, तो कहा हाँ भैया, कुछ बोला, लेकिन उसको ये पता नहीं शोर हो रहा था, नहीं सुन पाया, लेकिन बाद में मैं देखा 2 बार स्टेट बोला, मुझे बोलने दो, ठीक है। तो इसको हमने कहा कि हमें ठीक है, अस्पताल नहीं अस्पताल होता है, कहा हाँ भैया वही, तो बताया कहाँ है, यहाँ पर है। तो वही हमें लगा कि उसकी गलती नहीं है, गलती क्या है, वो जितना पढ़ा था फिर उसको विकसित नहीं कर पाया, अपडेट नहीं कर पाया। जैसे हम लोग कोई किताब जब पढ़ते हैं, या अभी आप जितने लोग पढ़ाई कर रही हो, अभी 1 महीना 2 महीना आप पढ़ाई बंद कर दो, फिर जब आप पढ़ेंगे तो पहले तो आपको डर लगेगा, कहाँ से छूटा था, क्या पढ़ना है, लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ना चालू करेंगे तो माइंड मेकअप क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो हमेशा जो है
पढ़ाई खत्म होने के बाद भी शिक्षा की चीज़ों से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपका सब मामला अपडेट रहेगा। नहीं कहीं अगर आप अस्पताल बोल दोगे तो मेरी बेइज्जती होगी, सर हिंदी में क्या पढ़ाए थे आप, बच्चों को अस्पताल पढ़ा दिए थे, या तो छोड़ो हॉस्पिटल ही बोलो। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना कि कजिन और क्या करते हैं ताऊ कजिन बोला जाता है, इस तरीके से उसमें सब आ जाते हैं, चाचा भी आ गए, फूफा भी आ गए, मौसा भी आ गए, मामा भी आ गए ना, इस तरीके से बोला जाता है। एक एक शब्द बोलोगे तो मामला खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से जब ये कह रहा है कि जब हम लोग वाचन का अपना ज्ञान बढ़ाते रहते हैं, हम लोग वाचन करते रहते हैं, तो हमारे ज्ञान में भी जो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है और हम लोग उसका सही उपयोग कर पाते हैं। इसे महात्मा लिखते रहिए, क्या लिखे हैं, महत्व स्पष्ट है। इसी के द्वारा हम साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। प्रभावशाली वाचन की सहायता से वार्तालाप का ढंग भी आता है। तरीका वार्तालाप का ढंग भी आता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम समाज और देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, बनते हैं। समाज और देश के अच्छे नागरिक बनते हैं। अगले हेडिंग का लिए सुंदर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें। सुंदर वाचन में ध्यान रखने योग्य बातें। नंबर 1 में लिखें, पढ़ते समय आंखें निरंतर पुस्तक पर ही न गड़ी रहें। एक बार में आंखें इतनी सामग्री ग्रहण कर ले कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा देखकर विद्यार्थियों की ओर देखकर
उन्हें संबोधित करते समय पढ़ने का अवसर मिले। पढ़ने का अवसर मिले। इससे अनुशासन की समस्या का भी हल निकलेगा। हल निकलेगा, अनुशासन की समस्या का भी हल निकलेगा। लिख लीजिए, बता देंगे। इसका मतलब समझ में आया क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों के सामने जब आप लेसन दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किताबों में ही आंख लगाए रहे हैं, बोलते रहे, बच्चे लिखते रहे। ठीक, ये क्या होगा? ये बैड बिहेव जाएगा। पता लगे आप बोल रहे हैं, पता नहीं कोई बच्चा लिख रहा है नहीं लिख रहा है, पीछे से कोई बच्चा किसी बच्चे को मार ही रहा है। छोटे बच्चे भी करते हैं ना कि अगर सर जी नहीं देख रहे हैं तो पीछे से खोद देंगे, कहीं पेन चोक देंगे। तो छोटे छोटे बच्चे, छोटे नहीं बड़े वाले भी करते हैं। तो इससे क्या होगा? अनुशासनहीनता आ जाएगी। तो ये कह रहा है कि आप एक बार में किताब को देख लीजिए और अधिकतर सामग्री ग्रहण कर लीजिए और बच्चों के सामने देख बोलिए, और बीच बीच में आप किताब को भी देखते रहिए, बच्चों को भी देखते रहिए। मतलब समझ आया ना क्या कहना चाह रहा है? कि अगर जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अभी हम इस किताब को लें, ऐसे लगाएं और बोलते रहें, हम किताब देखते रहें, आप लिखते रहें, तो ना हम आपको देख पाएंगे ना आप हमको देख पाएंगे। अब कौन किसको क्या कर रहा है, ये तो एक बात की बात है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की जो एक आपका इंटरेक्शन है, अंतःक्रिया जो है, जैसे इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, तो ये अंतःक्रिया हो रही है। इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। ठीक, अभी आप सोते रहें 2-4 लोग, तो फिर क्या होगा? अंतःक्रिया नहीं होगी। अंतःक्रिया के लिए 2 लोग का जगना बड़ा जरूरी है। ठीक है, जगना मतलब चीज़ों को सुनना, और सुनने के बाद हूँ हाँ करना, उसकी प्रतिक्रिया देना। जरूरी नहीं कि जवाब ही देना, बॉडी हिलाना, हूँ हाँ करना, यस नो करना, ये क्या है? ये इंटरेक्शन के जवाब में आता है। तो ये अंतःक्रिया होनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा देख करके आप बच्चों के सामने पढ़ा रहे हैं, तो ये समस्या का भी समाधान हो जाएगा। जो अनुशासन की बात आती है, तो बच्चे आपके अनुशासन में रहेंगे। आप अगर उनको देख के पढ़ा रहे हैं तो उनको लगेगा कि किसी को पेंसिल खोल देंगे, किसी को कुछ करेंगे, तो सब देख रहे हैं, डांटेंगे या मारेंगे। डांटने मारने की प्रथा तो खैर अब खत्म हो गई है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में शायद अभी चलती है। क्यों स्वाति, पढ़ाती थी तुमने? मारती थी बच्चों को? मारती थी ना? देखो, अब कल से हम भी मंडे से लेके आएंगे। ठीक है, देखो होता क्या था पहले, जो ये छड़ी वाला प्रावधान था, डंडे वाला, तो उस समय के जो मास्टर जी लोग थे, बच्चों को डरा डरा के पढ़ाते थे। अब जो पढ़ाने का तरीका है बदल गया है। आप डरा के, अगर अपने घर में किसी से डरा के कोई काम नहीं करा सकते हैं अब, तो कैसे किसी को पढ़ाएंगे? अब काम करने का तरीका जब बदल गया है तो उनको मना मना के पढ़ाना पड़ता है, बचा बचा के। जब मन करे सो जाओ, जब मन करे टिफिन खोल के खा लो। ठीक है, उनको टीवी पढ़ाया, तो उनको क्या मनोरंजन के साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, 3 चीज़ पढ़ाया जाता था, 1 इकाई 2 इकाई, क ख ABCD, उसी में पूरा 6 महीना हम लोग को बीत जाता था। पहाड़ा गिनती, मास्टर साहब लोग कुर्सी वैसे सोते थे, एक मॉनिटर बना देते थे, वो चिल्ला चिल्ला के 1 दहाई 1 इकाई, 1 दहाई 2 इकाई, 12 कहता था, 1 दहाई 1 इकाई, हम लोग कहते थे 11, फिर कहता 1 दहाई 2 इकाई, 12, 2 दूनी 4, यही चलता था। तो उसमें इंटरेक्शन नहीं होता था। और जो कोई नहीं पढ़ता था कोई, तो जैसे उठते थे, 1 डंडा लिए रहते थे, 2 डंडा, सब दर्शन में आ जाते थे। लेकिन ये वो दौर था। आज के दौर में क्या है? आज के दौर में देखिए, जब चीज़ें होती क्या है कि समय परिस्थिति के हिसाब से किताबें लिखी जाती हैं। आप अभी इतिहास हमने आपको पढ़ाया, हम लोग कहाँ से इतिहास पढ़ना चालू किए? जब व्यक्ति बिल्कुल आदिमानव था, कच्चा मांस खाता था, बिना कपड़े के रहता था, पेड़ों पे रहता था। वहाँ से जब धीरे धीरे
आग का ज्ञान हुआ, फिर उसको खेती का ज्ञान हुआ, पशुपालन का ज्ञान हुआ, फिर व्यापार में आया ना, फिर जाके मनोरंजन धर्म में आया, करते करते तब जाकर हम लोग यहाँ तक आए। तो समय परिस्थिति के हिसाब से किताबें लिखी जाती हैं। अभी अगर उस समय किताबें लिखी गई होती तो एक लाइन और लिखा जाता कि वाचन कराते समय एक डंडा जरूर रखिए। अगर ये किताब उस समय की होती 20 साल पहले, तो वाचन रखने योग्य बातों में एक पॉइंट ये भी रहता है कि वाचन कराते समय एक छड़ी रखिए आप, लेकिन आज वो चीज़ नहीं है। तो समझ आ गया नहीं क्या कह रहा, मतलब एक बार आप किताब को देखिए, फिर बच्चों के सामने सम्मुख होकर के बीच बीच में किताब देखते रहिए, लेकिन बच्चों को भी आप देखते रहिए। ये वाचन का तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। नहीं पता लग फिर क्या होगा, हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगी, फिर एक अनुशासन की भी दिक्कत आएगी। तो नंबर 1। नंबर 2 लिखिए, वाचन के समय एक बार एक धारा में कितने शब्द बोलने चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए शब्दों के समूह का उचित चुनाव करके आवश्यक ठहराव देकर पढ़ना चाहिए। आवश्यक ठहराव देकर पढ़ना चाहिए। बहुत शोर कर रहे हैं। आवश्यक ठहराव, इसका कहने का मतलब यह है कि शब्दों के समूह का आप चुनाव कर लीजिए। जैसे हम जब बोल रहे हैं, एक शब्द में जो चीज़ हम बोलेंगे पता लगे हम 3 लाइन बोल डाले, तो उसी में आप कहेंगे सर आए का ये ना, तो क्या होगा, वो जितना टाइम आपको लिखने में जाएगा उतना आ का पूछने में चला जाएगा। कभी ये पूछेगी, कभी आप पूछोगी, कभी आप पूछोगी, फिर हमें क्या होगा, 4 बार पढ़ाना पड़ेगा, उसी लाइन को हम 4 बार पढ़ाएंगे। इसलिए ये कह रहा है कि वाचन करते समय एक शब्दों का एक चुनाव कर लीजिए, एक शब्द समूह का, मतलब कि कहाँ तक आपको एक बार बोलना है। वो हैबिट हो जाती है कि जितना बच्चे लिखते हैं और समझ में आ जाता है कि हम इतना बोल के रुक जाएं क्योंकि एक सामान्य समूह होता है कि जो एक शब्द जो होता है सबको क्लियर रहता है कि इतना आप इतने टाइम में लिख ले जाओगे, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, तो पता लगे कि हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जा रही हो। हम 4 लाइन बोल दिए, आप 2 शब्द लिखी हो, तो फिर आप क्या करोगी, ये कहेंगे सर क्या बोले हैं, फिर बोलिए। तो बीच बीच में ये कह रहा है कि वाचन करते समय शब्दों के समूह को आप चुन लीजिए और आवश्यकता अनुसार उस पर ठहराव करिए, ताकि आपको लगे कि बच्चे लिख लिए हैं, फिर आप आगे बढ़िए। मतलब 2 चीज़ें हो गई, एक तो बच्चों के सामने समूह को क्या आप वाचन करिए, बीच बीच में किताबों दे सकते हैं, और दूसरा क्या करिए, शब्दों के समूह का चुनाव कर लीजिए और उन शब्दों को रुक रुक करके, मतलब कि जितना आप लिख लो फिर बोले, इस तरीके से 2 हुआ। तीसरा लिखिए, पढ़ने की गति या बोलने की गति, दोनों की है। बोलने की गति न बहुत मंद हो और न बहुत तीव्र। हम लोग जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो ये टीचर थे, साइंस पढ़ाते थे,
और वो इतना तेज बोलते थे कि हम लोग मतलब जानबूझ के तेज बोलते थे कि यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो हमसे ट्यूशन पढ़ेंगे ये लोग, मतलब कि यहाँ नहीं लिख पाएंगे तो ये लोग हमसे क्या करेंगे, कोचिंग करेंगे। तो यहाँ तो हम लोग स्कूलों नहीं जाने मन करता था, कोचिंग कौन जाएगा। पहले की बात बता रहे हैं। तो उसका ये था कि लगा जैसे हमने लिखा ना कि ना तो बहुत मंद होना चाहिए ना तो बहुत तीव्र। आप मंद बोलेंगे तो बच्चे लिख के बैठे रहेंगे, आपका कोर्स नहीं पूरा होगा, बच्चे बोर होंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप तेज बोलेंगे, तीव्र बोलेंगे, बच्चे लिख नहीं पाएंगे, वो भी एक समस्या है। तो वो करते क्या थे, बहुत तेज बोल, कोई नहीं लिख पाता, 2-4 को छोड़ के कोई नहीं लिख पाता था। तो उसमें तो जो कुछ थे अपना ट्यूशन कोचिंग को लगा लिए थे, अब हम लोग बिल्कुल नहीं लगाए थे। वो कहते रह गए लेकिन हम लोग के छूट जाएगा ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। देखो उसमें क्या था कि अब भाई पढ़ने की जो इच्छा लालसा सबकी अलग अलग थी। तो हम लोग किसी तरीके से स्कूल जाते थे, डांट के भेजा जाता था, मारा जाता था जब छोटे छोटे थे। तो वो चीज़ें पढ़ने की नहीं थी ना। तो फिर अभी तो क्या है, बच्चों को सजा वजा के बस बैठा दिया जाता है तो स्कूल ही जाना है। बीच में हम लोग जाते थे, घूम करके चले भी जाते थे, वो अलग बात हो गई। तो उनका जो बोलने का मतलब था, तीव्र बोलने का, तेज बोलने का, कि यहाँ जब बच्चों का छूटेगा, बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो हमसे क्या करेंगे, कोचिंग पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, उनका अपना एक उद्देश्य था, पढ़े भी लोग। तो इसके वाचन में ना तो बहुत मंद होना चाहिए ना तो बहुत तीव्र। अगला लिखिए। स्वर में श्रोताओं तक पहुंचने का बल हो। पहुंचने का बल हो। इसका मतलब नहीं समझा, क्या होता है बताओ। सब लोग सुन रहे हैं, इतना तेज आप बोलिए कि जो पीछे से बैठा है सब लोग सुन रहे हैं। इसलिए जब बड़े लोगों को सुनाया जाता है तो लाउड स्पीकर लगा दिया जाता है, साउंड लगा दिया जाता है। या आप धीरे से बोलेंगे तो वहाँ तो सुनाई पड़ जाएगा, नहीं तो पता लगे कि यहाँ वाला सुन लिया वहाँ वाला नहीं सुन पाया। तो इनका कहने का मतलब ये है कि आपका जो वाचन है, जो स्वर है, उसमें मतलब इतना प्रवाह हो, इतना हो कि इतना बल लगाया जाए कि जितने श्रोता बैठे हो। श्रोता मतलब भाई आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो छात्र बैठे हैं, और आप किसी भीड़ को संबोधित कर रहे हो, आप श्रोता, तो सारे लोग तक आपकी आवाज़ जाए। तो वाचन में इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना रहता है कि कितना ये सुंदर वाचन इसी में आएगा। एक पॉइंट और सुन लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट। देखिए अगला, वाक्य का स्वरूप। सदैव एक जैसा रहे, सदैव एक जैसा रहे। हो सके तो दाहिने हाथ से भावों को प्रकट करने के लिए उचित अभ्यास करें। भावों को प्रकट करने के लिए उचित अभ्यास करें। वाचन करते समय बात बात पर आंखें मटकाना, ठहाका मारकर हंसना,
असभ्यता का प्रतीक होता है, असभ्यता का प्रतीक होता है। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि आप जब पढ़ा रहे हो तो आप दाहिने हाथ से भाव को प्रकट कर सकते हैं। किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए हाथों का इशारा आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे कोई चीज़ समझाना हुआ, बताना हुआ। लेकिन अगली पॉइंट में कह रहा है कि अगर आप उस चीज़ को समझाने के लिए अगर आप मतलब आंखों का इशारा कर रहे हैं, ठहाके मार के हंस रहे हैं, ये वाचन में असभ्यता का प्रतीक होता है, ठीक। जैसे हाथ का इशारा आप कर सकते हैं पढ़ाने के लिए, भाव को प्रकट करने के लिए। लेकिन उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आप ठहाका मार के हंसते हैं, आंखों का इशारा करते हैं, तो ये आप किस में आएगा? ये असभ्यता का प्रतीक है। मतलब ये आप सुवाचन में इसको नहीं रख सकते, मतलब इस पे आपको कंट्रोल करना है। आगे लिखिए। वाचन के समय अधिक उछल कूद नहीं करना चाहिए। और आपका मुंह सभी विद्यार्थियों की ओर घूमता रहे। घूमता रहे। देखो यही हुआ, थोड़ा सा हमने लांग कर दिया। अभी हमने बताया ना कि शब्दों का समूह, देखो जो चीज़ें सही बताई गई है कि अगर हम लोग शब्द समूह को बांट के नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, जैसे संस्कृत की बात अलग होती है। संस्कृत में आप देखेंगे फिर भी उसको भी तोड़ तोड़ के ही बोला जाता है। जैसे भी पढ़ाते हैं जब आप देखे होंगे कि संस्कृत का एक एक वाक्य 3-3 लाइन का होता है। कुछ संस्कृत ऐसे हैं 3-3 लाइन पे ना कोई विराम है, ना कोई कुछ भी नहीं है। नियम से उसको आपको अगर शुरू करना है तो पढ़ते पढ़ते वहाँ तक जाना ही है, तब जाकर रुकना है। लेकिन उतना अगर हम पढ़ के जाएंगे तो फिर आप लिख नहीं पाओगे ना। तो वाचन करते समय, वाचन मतलब देखिए दोनों चीज़ हुआ। यहाँ हम आपको वाचन ही कर रहे हैं, यही वाचन हम यहाँ वाचन कर रहे हैं तो आप विद्यार्थी हैं, आप छात्र हैं। यही वाचन अगर किसी चौराहे पर होगा, किसी समाज में होगा तो आप श्रोता हो जाएंगे, ठीक। तो वाचन मतलब बोलना ही होता है। आगे लिखिए। वाचन का आरंभ और अंत, अगला वाचन का आरंभ और अंत मंद स्वर में होना चाहिए, मंद स्वर में होना चाहिए। जिससे बालक को या श्रोता को आदि और अंत का ठीक ठाक ज्ञान, ठीक ठाक नहीं, ठीक ठीक ज्ञान हो सके। एक सवाल बहुत पूछता है, आदि ना पूछता है कि आदि शब्दों के पहले लगाया जाता है कि अंत में लगाया जाता है। हम लोग लिखते हैं ना प्राचीन है ये वो करके आदि या इत्यादि ना, तो शब्दों को पहले लगाया जाता है कि अंत में? गलत हो जाएगा, पहले लगाया जाता है। आदि से अंत, आदि का मतलब होता है शुरुआत। वो आदि नहीं है। हम लोग क्या करते हैं
कि हम लोग सोचते हैं अच्छा वो बोला तो गया था कि ये आदि, इसका मतलब ये और है। नहीं समझा आप क्या बताना चाह रहे हैं, ये पूछेगा और बहुत पूछता है आपके बीटीसी में ही। हमें लगता है कि एक आध बार छोड़ के हमेशा पूछता है ये कि आदि शब्दों के पहले लगता है कि अंत में। अभी पिछले बार भी पूछा था, पिछले बार भी पूछा था। तो आदि का जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। अभी तो हमने लिखा ना कि आदि से अंत। आदि मतलब शुरुआत, अंत मतलब समाप्त। तो कहाँ हुआ, पहले हुआ ना। ठीक, इसको याद रखना, आदि लगता है शब्दों के पहले। लिखिए वाचन के समय, वाचन के समय अधिकतर खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, अधिकतर खड़े रहना चाहिए। एक और लिख लीजिए, वाचन के समय, वाचन के समय अशुद्धियां बच्चों से ही दूर करानी चाहिए। ठीक।